ग्रह की श्रेणी में वो ही रह पाता है कि जो अपनी कक्षा एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है। जैसे कहा जाए कि जो एग्जाम अभी आने वाले हैं या जो एग्जाम होंगे उनमें वही सिलेक्ट होगा कि जो अभी से अपनी प्रॉपर तरीके से तैयारी करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है अपना कौन सा, मंगल। ये मंगल ग्रह कि इस ग्रह के पूरा विश्व के जितने भी स्पेस एजेंसियां हैं सब इसके पीछे पड़ी हुई हैं। कि सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले कौन सा ग्रह दिखाई देता है, बुध दिखाई देता है। फोर मार्स पाथ, फिनिक्स, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, मावेन और मंगलयान। तो ये है इसके मिशन, मंगल मिशन है, अभी लगातार चल रहे हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। देखिए जो पुराने वीडियो थे अपने, अब उसमें से अपन सौरमंडल जो जस्ट पिछला वीडियो कल का जो अपना वीडियो है आप उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। उसमें अपन सौरमंडल की जानकारी ले रहे थे। मतलब कहा जाए तो अपन सौरमंडल की यात्रा पर रहे। सौरमंडल में मैंने आज ये पहले से आपको एक डायग्राम बना के रखा है। आज अपन ये पूरे जितने भी ग्रह हैं इनकी अपन बिल्कुल बारीकी जानकारी लेंगे और वहाँ से उन फैक्टों को देखेंगे जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बस ये है कि इस वीडियो को जब लास्ट तक देखोगे तब आपको इन पूरे ग्रहों में कुछ ऐसे फैक्ट मिलेंगे कि जो आपने सुने नहीं होंगे। ठीक है, और कुछ तो आपको नॉर्मल फैक्ट ही मिलेंगे, लेकिन वो जो समझ में भी आपको आएंगे बहुत अच्छी तरीके से और याद भी हो जाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए ग्रह, मैंने कल आपको सौरमंडल का पूरा बताया था कि जो पूरा सौरमंडल है अपना जिसमें सूर्य है उसमें अपने 8 ग्रह हैं और 172 के समथिंग उपग्रह मैंने बताए थे। वो भी मैंने एक बात क्या बोली थी, कैसे उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, इसके बाद अपन कृत्रिम उपग्रह की चर्चा करेंगे। सैटेलाइट क्या है, हर चीज़ साइंस एंड टेक का जो वैसे तो साइंस एंड टेक का चैप्टर है लेकिन अपन इसी में कवर करेंगे अगले वीडियो में। आज अपन ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। ग्रहों में क्या है, देखो ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ते चले आए होंगे कि कितने 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। ठीक है, अरुण, वरुण यहाँ तक, और लास्ट का ग्रह तो वो ग्रह की श्रेणी से हट गया है। देखो ग्रह होने के लिए क्या है कि ग्रह होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ग्रह की श्रेणी में वो ही रह पाता है कि जो अपनी कक्षा एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है। ठीक है, कैसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है। जैसे कहा जाए कि जो एग्जाम अभी आने वाले हैं या जो एग्जाम होंगे उनमें वही सिलेक्ट होगा कि जो अभी से अपनी प्रॉपर तरीके से तैयारी करेगा। एग्जाम के समय नोटिफिकेशन आने के बाद वो जो 2-3 महीने मिलते हैं वो केवल रिवाइजेशन के हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी पूरे नियम लागू होते हैं। इनमें से जो भी ग्रह अपनी प्रॉपर कक्षा को दूर हटता है, यदि जैसे इसकी कक्षा ये है, यहाँ से इसको सूर्य का चक्कर लगाना है और ये यदि इसमें ओवरलैप कर रहा है यानी कि इसकी कक्षा में कहीं से भी एंट्री कर रहा है तो इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाएगा। वरुण के बाद एक और ग्रह था, उसको इसीलिए बाहर निकाला गया है क्योंकि वह क्या करता था कि वरुण की कक्षा को ओवरलैप करता था, यहाँ से आ जाता था तो इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, तो देखो ग्रह की यदि सटीक परिभाषा बोले अपन तो उसमें ये कह सकते हैं कि तारों की परिक्रमा करने वाले जो तारे होते हैं, स्टार, सूर्य क्या है, तारा है, तो इससे यहीं से एक डेफिनेशन इसकी बनती है कि तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित, जिनमें प्रकाश खुद का प्रकाश नहीं है, प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको ये पता होगी कि ये जो जितने भी ग्रह हैं ये सब के सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, पूरे इनका अपना कोई प्रकाश नहीं है और ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। हाँ, कुछ ग्रह हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो थोड़ा बहुत अपने से भी प्रकाशित होते हैं, वो आगे आपको चर्चा करेंगे, उनकी जानकारी आगे आपको मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि अरुण, वरुण, इसके बाद यम को कहा, इसके ऊपर इसके बाद क्या है, इसके बाद भी मैंने पहले बताया था ब्रह्मांड एक रहस्यमयी है, इसमें खोज होती जा रही है। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था एक नया सौरमंडल खोला केपलर करके, है ना। तो इस तरीके से अभी ये इतने ग्रह हैं और सब लोगों को ये ग्रह दिख रहा होगा, मंगल। सब लोग पूरे के पूरा विश्व, नासा इसके लिए पीछे पड़ा है। मतलब यहाँ पर कहते हैं जीवन की संभावना है और यहाँ से लोग अब यहाँ रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में अपन बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे कि मंगल में ऐसा क्या है और क्यों लोग यहाँ पर रहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जाने के लिए प्रयासरत हैं। तो देखो सबसे पहले ये हो गया कि ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो ग्रह जो परिक्रमा करते हैं, ठीक है, ये जो अपनी ये कक्षा पूरी करते हैं इस तरीके से, ये इनका एक सर्किल है पश्चिम से पूर्व। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कैसे चलते हैं ये, पश्चिम से
पूर्व दिशा में ये परिक्रमा करते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा, दो ग्रह ऐसे हैं जो इसके विपरीत परिक्रमा इसकी करते हैं। मान लो ये ग्रह बुध ग्रह ऐसे परिक्रमा कर रहा है, तो ये दो ग्रह ऐसे हैं कि जो उल्टी परिक्रमा करते हैं इसकी। तो दो ग्रह कौन से हैं? तो दो ग्रहों का नाम, एक तो ये शुक्र जी हैं और एक ये अरुण है, ठीक है। ये दो ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र और अरुण, सैटर्न, ठीक है। तो शुक्र और अरुण ये दो ग्रह क्या हैं कि इसकी परिक्रमा उल्टी दिशा में करते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम करते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, सुआ। सुआ किसका पर्यायवाची है? पैरेट, यानी कि तोता का पर्यायवाची। तो सु से हो गया ये शुक्र और आ से हो गया अरुण। ये दो ग्रह ऐसे हैं कि जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? दो ग्रह ये हो गए। अब आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है कि इसके आगे देखें तो जो बुध से लेकर के और ये मंगल ग्रह तक, सीधे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बुध से मंगल तक के ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? ये ऊपर मैंने लिख रखा है। इनको क्या बोलते हैं? भीतरी ग्रह बोलते हैं अथवा पार्थिव ग्रह बोलते हैं। देखो पार्थिव मतलब क्या है? अपन जितनी भी रिसर्च कर रहे हैं, जितनी भी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी है, अपन पृथ्वी को हर चीज, ज्योग्राफी जब भी आप पूरी पढ़ो, तो चाहे वायुमंडल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कहीं की भी दूरी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ऊंचाई पढ़ो, गहराई पढ़ो, तो पृथ्वी को बेस लाइन मानते हैं। पार्थिव ग्रह ऐसे कि पृथ्वी के नजदीक ग्रह है ये पूरे। भीतरी ग्रह मतलब सूर्य के पास के पूरे ग्रह हैं ये। तो पृथ्वी, ये चार हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इनकी संख्या भी पूछ ले तो मंगल तक अपन को बात करनी है। तो ये इनको क्या बोलते हैं? भीतरी ग्रह अथवा पार्थिव ग्रह बोलते हैं। जैसे ही मंगल के आगे बढ़ते हैं, आ जाता है बृहस्पति। बृहस्पति से लेकर के यहाँ तक के जितने ग्रह हैं वरुण तक के, ये सब क्या कहलाते हैं? बाहरी ग्रह। इनका ये नाम जरूर आप याद रख लेना, जोवियन ग्रह। क्या नाम रखना है? जोवियन ग्रह नाम इनका याद रखना है। कौन से ग्रह हैं ये? जोवियन ग्रह हैं, ठीक है। तो ये क्या है? सूर्य से पास वाले ग्रह चार हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और उसके सूर्य से बाहरी ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट इसका बताया गया कि इस कारण से इनको पार्थिव और भीतरी ग्रह कहते हैं कि ये जो है, तो जो सूर्य के पास में हैं तो ये ठोस पदार्थों से बने हैं, ये दूर हैं तो ये ठोस पदार्थों से नहीं बने, मतलब हल्के पदार्थों से बने हैं। ये भी कॉन्सेप्ट बताया गया है। इसके बाद आगे क्या है? इसके आगे की बात यदि करें तो देखो ये सूर्य है, तो ये बुध, ये इसके बिल्कुल पास में है। जितने पास वाले ग्रह हैं ना, वो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण, ये एकदम सही कंडीशन, मतलब पूरे अनुशासन वाले ग्रह हैं। ये पूरे अनुशासन में चलते हैं। जो जो ग्रह के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पूरे फॉलो करते हैं। कौन से? ये सूर्य से इतने पास में। जितने ही दूर जाते जाओगे उतना ही थोड़ा सा रेगुलेशन ये फॉलो नहीं करते, क्योंकि ग्रेविटी इनकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अच्छा चलिए आगे देखें। अब एक क्वेश्चन आता है जिसमें लगभग कन्फ्यूजन उसमें रहता है। क्या पूछता है कि आंतरिक और बाह्य हो गए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही आरोही ये क्रम वो पूछते हैं। कौन कौन से क्रम? ये दो शब्द हिंदी में, एक क्रम है अवरोही और एक है आरोही। दो क्रम है, ये दो क्रम में पूछते हैं। अब देखो ये दो क्रम बहुत अच्छे से समझ लो, केवल एक समझ लो। जब भी वो आरोही अवरोही क्रम पूछे तो सबसे पहले क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा। अवरोही क्रम में क्या होगा? सबसे बड़ा। फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। ये हो गया अपना अवरोही क्रम। अब आरोही में क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा सबसे बड़ा, सबसे छोटा हो जाएगा आरोही में, और लास्ट में सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसे क्रम हो जाएंगे। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, इनमें से कौन सा सबसे छोटा ग्रह है, इसमें से कौन सा तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, चौथे नंबर का कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है। अब ये जब क्वेश्चन पूछता है तो आप 2-3 बार पढ़ोगे भी तो कंफ्यूजन हो जाता है कि बृहस्पति है कि शुक्र है कि शनि है कि क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एक सीक्वेंस वे पे आप पूरे ग्रह आपको पता होंगे। ये अवरोही और आरोही में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता रहेगा। अब चलिए मैं अवरोही क्रम में बता दे रहा हूं सबसे बड़ा सबसे छोटा ग्रह कौन कौन से हैं। तो देखो अवरोही क्रम में कौन कौन से आएंगे?
अब इस चीज को आप लिख सकते हो, मैं यहां पर थोड़ा बता रहा हूं। पहला रहेगा बृहस्पति, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा, जल्दी से लिख लीजिए, ये बृहस्पति हो जाएगा, फिर शनि हो जाएगा, अरुण एक तो लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे के जितने भी क्रम आएंगे वो सिंपल हो जाएंगे। अरुण हो जाएगा, फिर वरुण हो जाएगा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, और 8वें नंबर पर आ जाएगा लास्ट में बुध। अब देखो केवल इतना ही लिखना था, अब इसमें पूरे जितने भी सबसे बड़ा सबसे छोटा जो भी रहेगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो अवरोही में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। अच्छा बृहस्पति शनि, अब आ जाएगा कि तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह बताइए, अरुण है। 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह बताइए, पृथ्वी है। ये तो पूछ ही सकता है कि पृथ्वी ग्रहों की श्रेणी में कौन से क्रम का सबसे बड़ा ग्रह है, तो 5वें नंबर पर है। अब इनको याद कैसे कर लेना है, एक शब्द याद कर लीजिए, यहां लिख रहा हूं मैं, वृषव, प्रसून, बुध। बस केवल एक शब्द याद करना है आपको, मतलब एक ये वाक्य पूरा याद करना है, वृषव, प्रसून, बुध। इसको 3-4 बार बोलिए आप, वृषव, प्रसून, बुध, वृषव, प्रसून, बुध। याद हो गया। ब्र से क्या हो जाएगा, बृहस्पति, सा से शनि, आ से अरुण, वा से वरुण, प्रा से पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गए, अवरोही क्रम हो गए, वृषभ, प्रसून, बुध, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये पूरे क्या हो गए, अवरोही क्रम में ग्रह आकार के अनुसार, ठीक है। अब यदि पूछ ले द्रव्यमान के अनुसार या घनत्व के अनुसार, ये बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत पूछता है यहाँ से, द्रव्यमान के अनुसार कौन सा ग्रह, घनत्व के अनुसार कौन सा ग्रह। तो द्रव्यमान घनत्व सब एक ही है, उसमें आपको केवल यही लाइन, यही वाक्य याद रखना है, वृषभ, प्रसून, बुध। बस एक दिमाग में बात आप बिल्कुल रखिए कि जब भी आकार के अलावा पूछे द्रव्यमान या घनत्व, तो ये जो अरुण है अपना यहाँ पर, और ये जो वरुण है, बस इसको आगे पीछे कर देना है। वरुण को बैठा देना है यहाँ तीसरे नंबर पर, वो लिख देना है वरुण, और यहाँ चौथे नंबर पर आपको क्या कर देना है, चौथे नंबर को कर देना है अरुण ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून की जो बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब क्या, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये हो गए आकार, ये सॉरी द्रव्यमान और घनत्व के अनुसार, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सबसे अधिक द्रव्यमान भी किसका है, बृहस्पति का है, और वो बुध, सबसे कम द्रव्यमान है बुध का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बस क्या करना, बदलना क्या है कि जो अरुण और वरुण है, यूरेनस नेपच्यून को बस उल्टा कर देना है, इतना बस काम करना है। इनको क्या कर देना है, यूरेनस और नेपच्यून को क्या करना है, आगे पीछे कर देना है, तो आपका आकार सॉरी घनत्व और द्रव्यमान के अनुसार हो जाएंगे। बात यहाँ तक समझ में आई, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, कोई इतना टफ चीजें नहीं है, बस एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा, और ये याद, ये इसको जरूर याद कर लेना। देखो क्या है कि ज्योग्राफी में है कॉन्सेप्ट, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको अपन को क्या है कि रटना पड़ेगा, और रटने के लिए क्या है, या तो इनको 50 बार पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको बनाना पड़ेगा, और एक बार बन जाएगा पेपर में आपको बिल्कुल याद आ जाएगा कि आखिर कैसे अपन को लिखना है, इनको क्या सही है। तो वृषभ, प्रसून, बुध, ये बात यहाँ तक हो गई। अब ये हो गई आकार के अनुसार, घनत्व के अनुसार, ये सब चीजें हो गई। अब चलिए, अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलर ग्रहों में चलते हैं। अब देखो ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले अपना ग्रह आ गया बुध, बता दिया पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं सूर्य जिनको बोलते हैं, शुक्र और अरुण, जो कैसे इनकी विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। अब चलिए पर्टिकुलर ग्रहों में, अब इन ग्रहों का क्या करना है आपको, जिनके पास, जिनको नोट्स बनाना है वो तो मेरे साथ में बनाते जाएं, जिनको नोट्स नहीं बनाना है केवल सुनना है, उनके लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप इसको अपने वीडियो को 144 पिक्सल पे करो, कान में लगाओ ईयरफोन या ऐसी साइड में रखो और केवल इनको सुनो, 2-3 बार सुनो, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका होता है, मैं भी जो कुछ वीडियो ऐसे देखता हूँ और मुझे उनको जैसे कोई चीज़ समझ में आ चुकी है, अब रिवाइज करना है तो 144 पिक्सल पे करके और आराम से साइड में रख करके और सुनना है, 2-3 बार सुनता हूँ तो ये चीज़ें बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। चलिए अब पर्टिकुलर ग्रहों में चलते हैं। देखो अब आगे अपन बात करेंगे बुध ग्रह की। देखो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई कि ये सूर्य के नज़दीक ग्रह है। यदि ये ऐसा कुछ पूछता है
तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो आप ये डायग्राम दिमाग में आपके अब रहेगा, देख लिया अच्छे से, तो कौन सा है, बुध है। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, 3-4 हैं, उनको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको, मैं सुना दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या है कि जब सूर्य निकलता है, मैंने पहले बता दिया। अब आप सोचोगे कि सर आपने पिछले वीडियो बताया था कि ना सूर्य अस्त होता है ना सूर्य उदय होता है। बात ये सही है, सूर्य अस्त और उदय नहीं होता है। इसको जानने के लिए पिछला वीडियो आप देखिए कि सूर्य अस्त उदय कैसे नहीं होता है। लेकिन यहाँ अपने भारत देश के बेस पे अपन इसको बात करें तो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। पहला इसका फैक्ट क्या हो गया कि 2 घंटे पहले दिखाई देता है। कौन सा, बुध, पहला हो गया फैक्ट इसका कि सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले कौन सा ग्रह दिखाई देता है, बुध दिखाई देता है। दूसरा, यह सबसे छोटा है, अभी अपन ने आकार के अनुसार में देखा, तो दूसरा क्या हो गया, सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, बुध हो गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट इसका क्या होगा इंपॉर्टेंट, ये सबसे हल्का ग्रह है। ठीक है, ये कैसा है, सबसे हल्का ग्रह है। तो तीसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, ये हल्का ग्रह है। अच्छा, चौथा पॉइंट इसका क्या होगा कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। 172 उपग्रह हैं, कहाँ कहाँ है मैं पूरा चार्ट आगे बना दूंगा कि यहाँ यहाँ उपग्रह हैं। ठीक है, तो अभी तो यहाँ देखिए कि बुध में क्या है, कोई उपग्रह नहीं। तो उपग्रह की यदि बात करें तो कोई उपग्रह नहीं है। पांचवा इसका फैक्ट क्या हो जाएगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या है। यदि क्वेश्चन किया जाए कि बुध का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे विशिष्ट गुण कौन सा है, तो इसमें क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें मैग्नेटिक पावर इसके। अब आप जानते हो कि सूर्य के बिल्कुल नजदीक है, तो स्वाभाविक सी बात है मैग्नेटिक पावर यहाँ तो होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत दूर, मैंने पहले बताया है कि इसी के पास में है। तो चुंबकीय गुण यानी कि मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय गुण इसमें क्या है, सबसे अधिक है। इसमें बुध में चुंबकीय गुण सबसे विशिष्ट गुण है, ये चुंबकीय गुण। ठीक है, मैग्नेटिक पावर इसके पास सबसे ज्यादा है पूरे ग्रहों में। ठीक है, ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया, पांचवा हो गया सब। और दूसरा अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तापांतर इसका सबसे अधिक है। तापांतर इसका कैसा, टेम्परेचर का जो अंतर है इसमें वो सबसे अधिक, लगभग 560 डिग्री सेंटीग्रेड है। सबसे अधिक कितना है, लगभग 560 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप ये कहोगे कि सूर्य के पास में है, अभी आप बता रहे हो कि ना सूर्य उदय होता है ना अस्त होता है, फिर तो ये सूर्य के नज़दीक में है, तो इसमें तो पूरा प्रकाश ही रहना चाहिए ना। तापांतर कहाँ से आ गया, सबसे ये ठंडा कब होगा। देखो दिन रात तो सब में होते होंगे ना, क्योंकि सबके सब राउंड सबके सब क्या है, ऐसी कक्षा में घूम रहे हैं। और परिक्रमण परिभ्रमण जो पिछले वीडियो आप देखिए उसमें मैंने सब चीज़ें बताई, तो पूरे ग्रहों के साथ वो लागू होती है चीज़ें। तो जब ये इसके साइड में रहेगा तो यह मतलब वही पृथ्वी जैसे हिस्सा कि जब सूर्य का क्षेत्र में पश्चिमी देश में पड़ रहा है, तो अमेरिका में क्या है कि वहाँ पर दिन रहता है और अपने यहाँ क्या रहती है, रातें रहती हैं। एज इट इज बिल्कुल यही बात रहेगी कि जब एक क्षेत्र में यहाँ रात होती होगी, एक क्षेत्र में दिन होता होगा, फिर जब यहाँ दिन होता होगा तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता होगा। उसके बाद जब यहाँ एक क्षेत्र में रात होती होगी तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता होगा। ठीक है, तो इस कारण से इनका जो टेम्परेचर निकाला गया, अंतर निकाला गया, इसको तापांतर बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, 560 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो कितना है, 560 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, इसमें क्या है कि देखो शोध तो पूरे ग्रहों की हो रही है, पूरे ग्रहों की पहले खोज की गई, हर जगह कृत्रिम उपग्रह भेजे गए, हर जगह की जानकारियां ली गई। तो उसमें से बुध की भी, सूर्य की, मैंने बताया था भारत एक आदित्य करके कृत्रिम उपग्रह है जो सूर्य का ये सब देख रहा है। एक मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, मास्ट करके दूरबीन है जो सूर्य की जानकारी ले रही है ना। तो ये सब चीजें क्या है कि अब देखो बुध में क्या है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका कि इसमें एक कृत्रिम उपग्रह पहले भेजा गया। क्या भेजा गया, कृत्रिम उपग्रह, जिसका नाम था मैरिनर 10। क्या नाम था, मैरिनर 10 करके एक कृत्रिम उपग्रह भेजा गया सबसे पहले कि भाई इसमें देखो, इसमें कुछ है संभावनाएं जीवन की, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। तो जब मैरिनर 10 इसमें गया तो उसने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर पर्वत भी हैं, क्रेटर भी हैं और मैदान भी हैं। ये सब चित्र इन्होंने मैरिनर 10 जो कृत्रिम उपग्रह गया था उसने चित्र भेजे। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आप अपना मोबाइल में जब ये पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप सैटेलाइट इमेज में जाओगे। सैटेलाइट इमेज में जाकर के जैसी साइड में देखोगे आप, तो उसमें पूरे ग्रह आ जाते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी पूरे के पूरे ग्रह आ जाते हैं। उन सब ग्रहों में क्लिक करना, उन सब ग्रहों में क्लिक करके देखना, थोड़ा थोड़ा आपको कुछ ना कुछ चीजें ये क्लियर हो जाएंगी कि ये क्या चीजें हैं, किस तरीके से। मतलब कहीं ना हर जगह सैटेलाइट है, पूरे ग्रहों के लगभग सैटेलाइटों ने इमेज तो भेजी दी है लगभग। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि बुध में कितनी है, 7-8 चीजें हैं। केवल इतना याद रखना है, यदि बुध से आ गया क्वेश्चन तो वो आपसे गलत नहीं होगा।
पहला क्या है 2 घंटे पहले दिखाई देता है, दूसरा क्या है सबसे छोटा ग्रह है, तीसरा क्या है हल्का ग्रह है, चौथा क्या है उपग्रह नहीं है, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा है चुंबकीय गुण की अधिक पाया जाता है, और छठवां क्या है तापांतर सबसे अधिक है पूरे ग्रहों से। और इसमें कृत्रिम उपग्रह कौन सा भेजा गया था, मैरिनर 10 करके इसमें क्या भेजा गया था, कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था। तो यहाँ से बुध की बात आपको क्लियर हो गई। अब चलिए अगले ग्रह में चलते हैं। अब बुध से अपन यात्रा करते हैं शुक्र ग्रह की। देखो शुक्र ग्रह वीनस इसको बोलते हैं, इसको वीनस बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा शुक्र ग्रह का क्या है कि इसके नाम बहुत हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे चमकीला, सबसे गर्म, ठीक है, सांझ का तारा, भोर का तारा, है ना, ये जितने भी नाम है ना ये सब इसी ग्रह के नाम है शुक्र के। कौन, मैं 1-2 लिख दे रहा हूँ, चमकीला लिख दे रहा हूँ यहाँ, सबसे चमकीला हो गया, सांझ का तारा हो गया, ठीक है, भोर का तारा हो गया, भोर का तारा, ठीक है, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब क्या है इसके नाम है। अच्छा इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। देखो अपने व्यापम में या एमपीपीएससी में या अदर अपने एमपी के एग्जामों में या और एसएससी के भी एग्जामों में ये पहले सांझ का तारा भोर का तारा पूछता था। अब सांझ का तारा भोर का तारा का क्रेज खत्म हो चुका है। अब कुछ ये चमकीला और पृथ्वी की जुड़वा बहन ये भी पहले पूछता था, लेकिन थोड़ा इनकी संभावनाएं हैं, लेकिन इनका क्रेज तो उतना नहीं रह गया। अब आगे देखिए इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। देखो पहला पॉइंट तो इसके नाम हो गए, ठीक है। दूसरा क्या है कि मैंने शुरुआत में बताया कि यही एक ग्रह है, एक और है जो कैसी परिक्रमा करता है, सब पश्चिम से पूर्व करते हैं। ये शुक्र ही एक ग्रह है जो उल्टी परिक्रमा करता है, जिसको कैसे, सब पश्चिम से पूर्व, और ये कैसे पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। पूर्व से कैसे पश्चिम दिशा में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। ये हो गया, ठीक है। अब अगली बात, ये जो ग्रह है इसमें क्या है कि इस ग्रह में प्रेशर कुकर की जो दशा होती है ना वैसी दशा इसमें उपलब्ध, मतलब प्रेशर कुकर की जैसी दशा इसमें उत्पन्न होती है। क्यों ऐसी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। क्या है इसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें पाई जाती है। तो इस कारण से इसमें कैसे, अब ये क्वेश्चन सीधे सीधे कुछ नहीं, इसमें आपको ये याद रखना प्रेशर कुकर जैसी स्थिति कौन से ग्रह में पाई जाती है, तो वह अपना ग्रह कौन सा है, शुक्र। अब देखो ये सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, इनसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये लग रहा होगा और ये लग रहा होगा, और लग क्या रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। ये इसकी परिक्रमा या कैसे करता है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है 90 से 95%। तो इसमें दशा कौन सी उत्पन्न होती है, प्रेशर कुकर जैसी दशा इसमें उत्पन्न होती है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। और दूसरी और एक चौथा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसमें भी कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो सूर्य की परिक्रमा करें, सूर्य की पर्टिकुलर, उनको बोलते हैं ग्रह, और जो ग्रह की परिक्रमा करें इनके बिल्कुल सूर्य जैसी, उनको क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। तो इसमें भी कोई उपग्रह नहीं है। ये हो गया। अच्छा एक चीज़ यहाँ से और समझते जाना, सबके दिमाग में ये रहता है कि मंगल ही क्यों, मंगल में ही क्यों जीवन तलाश रहे हैं, अदर ग्रहों में क्यों नहीं। यहाँ से आप ये फैक्ट देखते जाना, कहीं पर भी आपको लगे कि यार यहाँ जीवन संभव हो सकता है, तो आपको जितने भी पढ़ोगे कहीं नहीं लगेगा कि जीवन संभव। इसमें तापांतर 560 डिग्री जाता है, जल जाएगा इंसान यदि यहाँ रहेगा। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना है कि यहाँ भी यदि कुछ खोज और ज़्यादा करेंगे तो मर जाएगा यही इंसान, है ना। तो यहाँ भी शुक्र में नहीं है। अब अपन पृथ्वी पे आ गए। पृथ्वी के बारे में तो अपन बहुत सारा पढ़ ही रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो ये शुक्र समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद ही करना है, क्योंकि सब पढ़े पढ़ाए हो आप, ये पूरे ग्रह इनको केवल याद करना है। अब देखो पृथ्वी, वैसे ही तो पूरी पृथ्वी ही अभी आगे अपन को पढ़ना है ग्रहों के बाद, और पृथ्वी के बारे में कुछ पहले पुरानी वीडियो पढ़ा है और आगे पृथ्वी ही पढ़नी है। अब पृथ्वी से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं, कुछ और यदि यहाँ पर 4-6 कुछ मिल जाएं। देखो पृथ्वी आकार की दृष्टि से कौन से नंबर का ग्रह है, पहले बताया है मैंने, यदि ध्यान से सुना होगा तो अभी कमेंट करिए आप और बताइए कौन से नंबर का ग्रह है, ठीक है। दूसरा इसका क्या है कि इसका जो अक्ष है, एक्सिस,
वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री अक्ष इसका क्या है? झुकी हुई है ये पृथ्वी। इस तरीके से पृथ्वी है तो ऐसे झुकी हुई है। अच्छा, मैंने यहाँ बताने का मतलब ये जो अक्ष का है ना, वो मैं बताऊंगा मंगल ग्रह के सेंस है। ये कैसे? मैंने बताया था पृथ्वी इस तरीके से होती है, ठीक है, और इसमें ये एक्सेस होता है और ये ऐसे 23.5 डिग्री कुछ ऐसे यहाँ बनता है। 23.5 डिग्री क्या है? ये झुकी हुई है अपने अक्ष से, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 23.5 डिग्री पृथ्वी क्या है? अक्ष से झुकी हुई है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट नीला ग्रह है। कैसा ग्रह है ये? नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहते हैं इसको? सब लोग जानते हो। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें जल की अधिकता है, और जहां पानी है वहीं इंसान है। जल की अधिकता के कारण इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। मंगल में भी आपको पानी मिलेगा, लेकिन खारा पानी है, वो आगे अभी मंगल में जब आएंगे तब अपन इसकी बहुत अच्छी डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे। देखो, इस पृथ्वी क्या है? अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरा क्या है? नीला ग्रह है, ठीक है। कहे के लिए पानी की अधिकता के कारण। अच्छा, पृथ्वी से संबंधित अब 3-4 महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखो, ये जो मैं अब यहाँ जो लिखवाने जा रहा हूँ आपको 7-8 पॉइंट इसके, इन पॉइंटों को रट लो। जैसे पहला, मैं पहले कुछ एग्जाम्पल के एक लिखवा दूँ। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? सब अनुमानित है ये। ऐसे तराजू में पृथ्वी का उठा करके तौला किसी ने नहीं है, अनुमान है सबका, ठीक है। द्रव्यमान कितना है? 5.97 × 10⁻11 टन इसका द्रव्यमान। कितनी टन है पृथ्वी अपनी? यदि पृथ्वी को 10⁻24 है, सॉरी 10⁻24 टन है पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी को यदि उठा करके तौला जाए तो लगभग अंदाजा इतना उन्होंने निकाला कि 5.97 × 10⁻24, ठीक है, टन इसका द्रव्यमान है। दूसरा क्या है इसका? जलीय भाग कितना है पृथ्वी में? जल कितना है? ये क्या है? सबको पता होगा, जलीय भाग है 71%, और स्थल जिसमें अपन लोगों को रहने के लिए कुछ जगह है वो 29% है, कि इसमें पर्वत पहाड़ भी आ जाते हैं, उससे भी कम है, ठीक है। और आयतन इसका कितना है? पृथ्वी का आयतन है 10.83 × 10⁻11 घन मीटर इसका आयतन है। देखो, द्रव्यमान 5.97 × 10⁻24 टन, जलीय भाग 71%, स्थल 29%, आयतन कितना है? 10.83 × 10⁻11 घन मीटर। ये क्यों लिखवा रहा हूँ? क्या है कि जैसे पृथ्वी की कुछ चीज़ें ऐसी याद करके रख लो जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा ज्योग्राफी पढ़ने में। जैसे अब जनसंख्या से ले लो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे जनसंख्या है, मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या है, भारत की कितनी जनसंख्या है 2011, ये याद होनी चाहिए। जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.05, ठीक है, 121 करोड़। अब 121.05 इतनी 2011 की जनगणना के अनुसार है। और मध्य प्रदेश की है 726.26.809। तो ये कुछ ऐसे याद कर लो, तो रट लो बिल्कुल इनको। इनसे क्या होता है? कॉन्फिडेंस रहता है, आगे रिलेट कर पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। जलीय भाग 71%, स्थल भाग 29%, आयतन कितना है? 10.83 × 10⁻11 घन मीटर। अब इसके बाद कुछ और देखो, इसके बाद क्या है? पृथ्वी की अनुमानित आयु। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि सूर्य की अनुमानित आयु पूछ चुका है एक बार। अनुमानित पृथ्वी की अनुमानित आयु, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 बिलियन वर्ष। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 बिलियन वर्ष। कितनी? पृथ्वी 4.6 बिलियन वर्ष तक रह पाएगी, ठीक है। अच्छा, जो अनुमानित आयु इतनी है, जो पृथ्वी का धरातल है, द्रव्यमान अपन ने पढ़ लिया, आयतन पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। अच्छा, पृथ्वी के धरातल का क्षेत्रफल कितना है? तो जो क्षेत्रफल है पूरे धरातल का, जिसमें पूरे धरातल का क्षेत्रफल है 51.1 करोड़ किलोमीटर। धरातल का क्या है? पृथ्वी के धरातल का क्षेत्रफल है 51.1 करोड़ किलोमीटर। अगला फैक्ट, चंद्रमा से दूरी की यदि बात करें कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा से दूरी है। देखो, जैसे आपने ये याद कर लोगे कि चंद्रमा से दूरी इसकी 3,84,000 किलोमीटर है,
तो जब भी आप ये उपग्रह पढ़ोगे, कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, कि चंद्रमा पे कौन सा मिशन गया, चंद्रयान, ये मंगलयान, तो जब चंद्रमा की दूरी समझ जाओगे फिर आपको धीरे धीरे और रिलेट होगा कि इतनी स्पीड से जाता है, इतनी दूरी है, इतना टाइम तो लग ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चंद्रमा से दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। अच्छा, अब देखो ये दो और हैं, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं इसके पृथ्वी के। आपने हर जगह देखा होगा समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई, पहले ये देख लीजिए, समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई, समुद्र तल से, कहीं भी रेलवे स्टेशन में जाओ, कोई भी रेलवे स्टेशन में हर जगह लगा होगा समुद्र तल से 8,550 या कुछ भी, ये 185 मीटर ऊंचा, किलोमीटर ऊंचाई, ये हर जगह लिखा होगा, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन आ जाए, उतना तो नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछ ले कि समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है, तो आपको पता है सबसे ऊंचा पर्वत वही होगी सर्वाधिक ऊंचाई, एवरेस्ट। तो कहीं कहीं 88-48 है और कहीं कहीं 88-50 भी आ गया है। ये क्यों आ गया है, क्यों ऊंचाई बढ़ रही है, इसके लिए एक वीडियो अपन सेपरेट बनाएंगे, ठीक है। प्लेटें हैं जो होती है, टेक्टोनिक प्लेटें थे, सागर था, किस तरीके से एवरेस्ट का निर्माण हुआ, अवलेट पर्वत कैसे बना, वर्तमान में क्या स्थिति है, तो ये इन सब चीज़ों की जानकारी अपन किसी वीडियो में अपन सेपरेट रूप से बनाएंगे और उसको समझेंगे। अभी आप ये रखिए कि समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। 8848 मीटर क्या याद रखनी है, एवरेस्ट की ऊंचाई याद रखनी है, वही है समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई, ठीक है। अच्छा, समुद्र तल से सागर जो है, सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है, तो मैरियाना गर्त, मैरियाना ट्रेंच आपने देखा होगा। तो समुद्र तल से सागर, अब ये अगला क्या है, समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई, ठीक है। तो मैरियाना गर्त जो है वो अभी आगे, ये पूरे जितने भी सागर हैं, महासागर हैं, सब मैप बनाया जाएगा वर्ल्ड का, और उस मैप में कहाँ कहाँ कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन से महासागर हैं, ठीक है, कौन कौन से द्वीप है, सब आगे की वीडियो में, जो आने वाली वीडियो में सब कुछ आपको मिलेंगे। बस आप रेगुलर इसको फॉलो करिए और देखिए। तो समुद्र तल से क्या है अगला क्वेश्चन, समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है, 11,033 मीटर, ये है सर्वाधिक गहराई। ये 11,033 कहाँ की है, वही मैरियाना गर्त जो है उसकी सर्वाधिक गहराई। सर्वाधिक ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8848, सर्वाधिक समुद्र तल से सर्वाधिक गहराई मैरियाना ट्रेंच 11,033, ठीक है, 33 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद पृथ्वी से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डाटा इसलिए यहाँ बताया गया कि देखो 4-5 हैं, इनको क्या है कि जो अपने रेगुलर स्टूडेंट है, जो अच्छी तरीके से इसको वीडियो देखते हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको क्या है कि अभी के अभी इनको याद करना है, पूरी तरीके से ये याद हो जाए और इनको रिवाइज करना है। आगे देखो, पृथ्वी के बाद अब आया सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह, जिसके लिए ये पूरे ग्रह पढ़ाए जा रहे हैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है अपना कौन सा, मंगल। इसलिए मंगल ग्रह कि इस ग्रह के पूरा विश्व के जितने भी स्पेस एजेंसियां हैं सब इसके पीछे पड़ी हुई हैं। कहती है अब रहना है तो यही रहना है और कहीं रहना नहीं, ठीक है। पृथ्वी को पूरी बर्बाद करके और मंगल में जाके रहना चाहते हैं, ये प्रोसेस है। पृथ्वी में इस तरीके का पूरा सब इसके रिसोर्स है, सब कुछ पृथ्वी का ख़त्म करके और मंगल में रहना चाहते हैं। चलिए ठीक है, देखें कि मंगल में क्यों रहना चाहते हैं, हमेशा मंगल मिशन, मंगलयान, ये आखिर क्यों, ठीक है। तो देखो मंगल पहली बात तो दिखता कैसा है, लाल ग्रह है, रेड कलर का दिखता है। पहला शब्द क्या है कि लाल ग्रह है और रेड कलर का दिखता है, ये लाल ग्रह है। एक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से, ठीक है, ये लाल ग्रह है। दूसरी मंगल की विशेषता क्या है, इसके 2 उपग्रह, कौन कौन से हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं। पहले का नाम है फोबोस और दूसरे ग्रह का नाम है डीमोस। 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का क्या नाम है, डीमोस। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है यहां से, यदि ऐसे जनरल क्वेश्चन आप पूछेंगे, ये जो डीमोस उपग्रह है ना, सौरमंडल में जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी आगे आपको मिलेंगे, बृहस्पति के 62-66 जितने भी मिलेंगे आगे, जितने भी आपको उपग्रह, जिन भी, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है ना, सब लोग जानते हो। तो ये, लेकिन ये जो डीमोस उपग्रह है वो सबसे पूरे जितने भी उपग्रह हैं सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह का खिताब डीमोस को हासिल है। क्या है, सबसे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है,
डीमोस उपग्रह है। इसको बिल्कुल दिमाग में आप बैठा लीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। 4 ऑप्शन, आपको कुछ नहीं, आरोपा, ये बहुत सारे हैं, आयोपा है, लेकिन आपको केवल एक याद रखना है, डीमोस जो उपग्रह है वो किसका उपग्रह है, मंगल ग्रह का उपग्रह है डीमोस, जो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसके बाद सौर मंडल में जो मंगल ग्रह है इसमें एक पर्वत है, ठीक है, एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत है। कितने गुना? 3 गुना ऊंचा। 88, 48 अभी एवरेस्ट की मैंने ऊंचाई बताई, अब इससे 3 गुना ऊंचा पर्वत है। उसका नाम निक्स ओलंपिया, ओलंपिया। कुछ नहीं, इसको ओलंपिक खेलने गए मंगल ग्रह पर, ठीक है, मंगल ग्रह पर क्या खेलने गए? ओलंपिक गेम खेलने गए। वो इतने ऊंचा पर्वत था, वो वहीं पर गेम हो रहा था ओलंपिक का। ऐसे कुछ याद कर लो कि जो सौर मंडल का ये जो इसमें नेक्स्ट जो मंगल ग्रह है उस पर एक पर्वत है, ठीक है, वो पर्वत कितना ऊंचा है कि अपने एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। नाम क्या है उसका? निक्स ओलंपिया उसका नाम है। अच्छा, अब देखो ये यहां तक बात हो गई। अब इसमें रहने लायक कंडीशन आखिर क्या है इसमें, कि जहां पर इसमें रहने की बातें की। देखो सबसे पहले इसमें जो बहुत सारे मिशन हुए, मिशन में लिखवा दूंगा कौन कौन से हुए इसमें, लगभग मिशन भी पूछ लेता है। इन्होंने जल की उपलब्धता देखी। जल की उपलब्धता में ये देखा कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नदियाँ टाइप की हैं, हल्की हल्की नदियाँ हैं, जैसे नाले बोलते हैं अपने यहाँ पर, तो वैसी यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ मिली। उनका पानी भी देखा गया, उनका पानी कैसा है? खारा है। संभावनाएं हैं, संभावना ये है कि जब यहाँ पर पानी है, खारा पानी है, तो कहीं ना कहीं यदि और खोज की जाएगी मंगल ग्रह में तो यहाँ पर मीठा पानी भी मिल जाएगा। और यदि जल की उपलब्धता हो गई और सूर्य से पृथ्वी के आगे ही है तो उतनी ज़्यादा यहाँ पर ना, और ये इसका अक्ष का झुकाव भी है, इसका जो अक्ष का झुकाव है, पृथ्वी अपनी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये लगभग इसका अक्ष है, जो एक्सिस है उसका झुकाव 25 डिग्री के लगभग ये झुका हुआ भी, जिसमें मौसम परिवर्तन ये भी बहुत बढ़िया तरीके से होगा। तो यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं यहाँ पर रहने लगा, क्योंकि पानी की हल्की उपलब्धता मिली है। वो भी खारा पानी है, लेकिन खारा पानी तो अपनी पृथ्वी में भी है, जो समुद्र का पानी है पूरा खारा है, लेकिन उसके अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो कैसा है? वो मीठा है ना, और नदियों का पानी मीठा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बर्फ है, तो वहाँ का जो पानी होगा शायद मीठा हो। तो इसमें इसलिए इतनी ज़्यादा खोजें हो रही हैं और इतनी ज़्यादा इनमें उम्मीदें रखी गई हैं कि मंगल ग्रह में जीवन यापन हो सकता है। अच्छा, आगे क्या है कि इसके वायुमंडल में क्या है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है पहली बात। फिर इसमें क्या है? नाइट्रोजन है और ऑर्गन, और बहुत सारे तत्व हैं, नाइट्रोजन भी है और आर्गन भी है, ठीक है। तो ये गैसें हैं मुख्य रूप से, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है। लगभग स्थिति पृथ्वी जैसी है और थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ये मंगल ग्रह पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है, इसके मानवीय मिशन, क्योंकि मिशन से क्वेश्चन आ सकता है। अब ये मानवीय मिशन आपको तुरंत लिखने हैं, ठीक है। देखो मानवीय मिशन कौन कौन सा, पहले एक लिख लीजिए, मैरिनर 4, मैरिनर 4 मानवीय मिशन है एक, ठीक है। क्या हो गया? पहला क्या है? मैरिनर 4। फिर मार्स पाथ, मार्स पाथ, पहला क्या हो गया? मैरिनर 4, फिर मार्स पाथ, फिर एक है इसका फिनिक्स। क्या है? फिनिक्स। बिल्कुल लिखते जाइए इनको, मैरिनर 4, मार्स पाथ, फिनिक्स। फिनिक्स के बाद आपका आ जाएगा मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर के बाद आपका आ जाएगा मावेन। क्या है? मावेन। और जो सब लोग जानते हो मंगलयान, मंगलयान। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इनमें से कौन सा मंगल मिशन था या मंगल मिशन के लिए कोई भी कौन सा चुना गया था? तो मैरिनर 4 भी है, मार्स पाथ भी है, फिनिक्स भी है, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर है, नासा ने जो भेजा था, ठीक है। मावेन है, मंगलयान है, मंगलयान भारत वाला है अपना, ठीक है। तो आपको केवल कुछ नहीं, ये 4-5 हैं, इनको याद करना है। मैरिनर 4, मार्स पाथ, फिनिक्स, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, मावेन, और लास्ट में कौन सा है? मंगलयान। एक बार और इसको आप रिवाइज करिए, मैरिनर 4, मार्स पाथ, फिनिक्स, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, मावेन और मंगलयान। तो ये है इसके मिशन, मंगल मिशन है, अभी लगातार चल रहे हैं,
ठीक है। आगे और बहुत सारे मंगल मिशन है, तो अब करंट अफेयर्स का विषय है, आगे उनको क्लियर करते जाइए। तो यहाँ तक हो गया अपना, कौन सा हो गया, मंगल हो गया। अच्छा, मंगल के बाद ये मैंने एक छोटा सा लाइन बना के रखी थी आपको, क्या बना के रखी थी, ये लाइन मैंने बना के रखी थी इस तरीके से, मंगल और बृहस्पति के बीच में। देखो मंगल और बृहस्पति जैसे ही अपन यहाँ बुध, सूर्य से चले बुध पहुंचे, बुध के आगे पहुंचे शुक्र पहुंचे, शुक्र के आगे पृथ्वी, पृथ्वी से आगे पहुंचे मंगल, मंगल के जैसे ही अपन आगे चलते तो यहाँ कुछ टुकड़े मिले, जो ग्रह थे, ग्रह के मतलब मान लो कि बहुत बड़ी चट्टान है और चट्टान के कुछ टुकड़े, वो टुकड़े पूरे यहाँ छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पूरे, और वो भी ऐसे राउंड हो रहे हैं। देखो यहाँ इस क्षेत्र में जो भी जाता है, ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ जो भी रहेगा वो अनुशासन में रहेगा, उसको ये जो बॉस है इसके चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको अब प्रॉपर तरीके से। यहाँ का तो पूरा ये रूल्स ही एक हिसाब से मान लो, वही ग्रेविटी और जो भी पूरा रासायनिक चीज़ें हैं, ठीक है, नियम है, तो यहाँ पर जो भी जाएगा उसको भी पूरा का पूरा राउंड लगाना पड़ेगा, मतलब घूमना पड़ेगा। मेन बात ये है, यहाँ टुकड़े कुछ ग्रह रहे टूटे, उनके कुछ टुकड़े, वो टुकड़े यहाँ पर क्या है, यहाँ राउंड लगा रहे हैं, उनको एक पर्टिकुलर खोजा तो उनको पर्टिकुलर नाम रख दिया, उनको क्षुद ग्रह बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, क्षुद ग्रह बोलते हैं। जो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, तो उसको एक पूरी पट्टी टाइप की बनी हुई है, पूरी पट्टी बनी हुई है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्षुद ग्रह की पट्टी, यहाँ क्षुद ग्रह। आगे जब आगे और अपन ये पूरा ग्रह हो जाएगा उसके बाद क्षुद ग्रह क्या होते हैं, ठीक है, ये सब क्या चीज़ें हैं, अपन इनकी जानकारी अभी डिटेल में लेंगे। तो मतलब आपको केवल इतना पता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, क्षुद ग्रह पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखो, इसके आगे ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। बृहस्पति की अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो बृहस्पति ग्रह क्या है कि सबसे पहले इसका तो एक चीज, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है बृहस्पति का, सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। वृषभ, प्रसूम, बुध, मैंने पहले बता चुका हूं। तो बृहस्पति क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह क्या है, बड़ा है तो सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं, 67 लगभग इसके उपग्रह ज्ञात किए जा चुके हैं। 67 इसके क्या हैं, उपग्रह हैं, सबसे बड़ा ग्रह है। उपग्रह कितने हैं, 67 है। अच्छा, इसका एक उपग्रह है जिसका नाम याद रखना है, गैनीमीड। अच्छा, गैनीमीड किसका है, बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमीड। अच्छा, एक मंगल का उपग्रह मैंने आपको याद रखवाया था, याद रखने के लिए बोला था, डीमोस। कौन सा, डीमोस। क्या विशेषता डीमोस की बताई थी, डीमोस की विशेषता बताई थी कि ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा था, डीमोस था। अब ये गैनीमीड आया, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। 3 पॉइंट हो गए। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, कितने उपग्रह हैं, 67 उपग्रह हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है इसका, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, मंगल ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। बात क्लियर हो गई। अब देखो इसके आगे क्या है, इसके जो कुछ और उपग्रह हैं, यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, याद करना चाहो तो और अच्छी बात है, मैं कुछ लिख दे रहा हूं। देखो आयो, उपग्रह का नाम है आयो। कहां से आयो, ठीक है, बृहस्पति से आयो। यूरोपा हो गया, आयो हो गया, यूरोपा हो गया। कैलिस्टो, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, 3 हो गए। आयो हो गया, यूरोपा हो गया, कैलिस्टो हो गया। अलमथिया, देखो 67 उपग्रह, एक इसका मेन उपग्रह है जिसको अपन को याद रखना है, उसका नाम क्या है, गैनीमीड, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे क्या है, इसमें कुछ और उपग्रह हैं, 67 है, तो कुछ पूछ सकता है इनमें से कौन सा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का है। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अलमथिया, या डायरेक्ट पूछ सकता है अलमथिया उपग्रह कौन से ग्रह का उपग्रह है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बृहस्पति का है। देखो क्या है कि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है ना, उस तरीके से क्वेश्चन की वैरायटियां और बढ़ रही हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको ये 1 नंबर जो यहाँ से मिलेगा ना, वो आपको 1000 2000 लड़कों से आगे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है
ये सब लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये आयो कुछ नहीं है, 3-4 बार पढ़ लो, आयो, यूरोपा, अल्मथिया, और ये एक तो और कैलिस्टो, और गैनीमीड तो सबको पता है ना। तो सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमीड है। अब देखो बृहस्पति ग्रह की और अच्छा, मैंने शुरुआत पे जब ग्रह मैंने स्टार्टिंग की थी ग्रह को पढ़ाना, उसमें बताया था कि ये सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत खुद से भी प्रकाशित हो जाते हैं। ठीक है, देखो बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है, एक और है आगे, लेकिन बृहस्पति को अभी बोलेंगे कि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसमें लघु सौर तंत्र की प्रणाली इसमें पाई जाती है। लघु सौर तंत्र, केवल इतना नाम याद रखना है, लघु सौर तंत्र की प्रणाली या प्रोसेस इसमें होती है। मतलब लगभग कुछ ऐसी इसमें गैसें हैं, कुछ ऐसा इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है जिससे थोड़ा बहुत ये खुद में भी प्रकाशित होता है। बट सूर्य से तो ये प्रकाशित होता ही है, लेकिन कुछ इसमें कुछ ऐसी गैसें हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसी गैसें इसमें पाई जाती हैं जिसके कारण क्या है, इसमें लघु सौर तंत्र भी इसको कहा जाता है कि इसमें एक प्रणाली है, एक प्रोसेस होती है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? यदि सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाए, कुछ नहीं, लघु सौर तंत्र, जैसे किस ग्रह को कहते हैं लघु सौर तंत्र, यही ऐसे ही क्वेश्चन बना दे तो उसमें आपको आंसर पता होना चाहिए कि उसको किसको बोलते हैं। बृहस्पति ग्रह को लघु सौर तंत्र के रूप में भी जानते हैं। बात क्लियर हो गई? क्यों जानते हैं? मैंने आपको बता दिया कि इसमें कुछ गैसें ऐसी पाई जाती हैं, उनकी रासायनिक, हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसें पाई जाती हैं। आप जानते हो कि सूर्य भी किसके उसमें चल रहा है, हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, उसी कारण से ये इतना प्रकाश दे रहा है। इसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम जैसी कुछ गैसें पाई जाती हैं, इस कारण से इसको लघु सौर तंत्र की भी संज्ञा दी गई है। अच्छा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अब ये क्वेश्चन और इससे बना लेते हैं। वह कौन सा ग्रह है जो तारा यानी कि स्टार और ग्रह दोनों की मतलब स्थितियां पूरी करता है? तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त ग्रह। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? वह कौन सा ऐसा ग्रह है जो तारा यानी कि स्टार और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है? आंसर आपको पता होगा कौन सा है। बृहस्पति ग्रह है जो तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त ग्रह है। ठीक है, इसके पास क्या है? स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, यानी कि लघु सौर तंत्र है, यानी कि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। यह क्वेश्चन और यहां से बन सकते हैं। वह कौन सा ग्रह है जिसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है? तो वह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है जिसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। अब चलिए, अब आ गए शनि पे। ये सबसे खतरनाक ग्रह माना जाता है। सब लोगों ने शनि के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा। शनि कहते नहीं कि शनि ग्रह लगा हुआ है, शनि पीछे पड़ा है। शनि में 7.5 का भी नाम सुना होगा सब लोगों ने, जितने हिंदी भाषी हैं लगभग इंडिया में अपने हर जगह लगभग ये शनि का 7.5 सुना होगा। क्या होता है वो? चलिए आज इससे रूबरू होते हैं कि 7.5 है क्या। देखो, जो शनि ग्रह है, मैं तो इसको सबसे खतरनाक ग्रह बोल रहा हूँ। ठीक है, सैटर्न इसको बोलते हैं। ठीक है, शनि में इंपॉर्टेंट फैक्ट पर यदि यहाँ शनि से ले तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट शनि का यह आ जाएगा कि इसमें वलय होते हैं। जो 7.5 बोलते हैं, 7 बताए गए हैं, 7.5 नहीं। जो साइंस तो ये मानेगा नहीं, लेकिन फिर भी इसमें क्या हैं, कितने वलय हैं? 7 वलय पाए जाते हैं। वलय क्या होते हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। वही टुकड़े हैं जो इसके चक्कर काटते हैं। 7 टुकड़े हैं, 7.5 मान लो, एक छोटा सा और मान लो, तो वो उसके टुकड़े 7 टुकड़े इसके चक्कर काटते हैं, तो उनको 7 वलय बोल देते हैं कि वलय हैं इसके, शनि के पास 7 वलय हैं। बात यहाँ तक समझ में आई? आगे और भी एक है अरुण है, उसमें 5 वलय हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन करके 5 वलय हैं उसमें। ठीक है, लेकिन उसका उतना नहीं है क्रेज, यूरेनस जिसको बोलते हैं, लेकिन इसका बड़ा क्रेज है शनि 7.5। तो इसमें क्या है? 7 वलय है। ठीक है, अब आगे क्या है कि इसके कुछ नाम है। इसको गैसों का गोला, गैलेक्सी ऑफ ग्लोब, मतलब गैसों का गोला भी, यदि वृत्त, गैसों का गोला भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैसों का गोला भी इसको, शनि ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है। ठीक, क्लियर? दिखता कैसा है? पीले तारे के समान दिखता है, पीला कलर का ही दिखता है शनि। ठीक है, अगला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट? इसमें भी क्या है? जैसे बृहस्पति में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन है, कुछ मात्रा में इसमें भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, गैसों में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन की कुछ मात्रा पाई जाती है। आगे
इसके उपग्रह कितने हैं? 62, 67 बृहस्पति में कितने थे? 67 थे। शनि में कितने उपग्रह हैं? 62 उपग्रह शनि ग्रह में पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका जो उपग्रह, एक उपग्रह इसका याद रखना है, टाइटन। क्या नाम है उसका? टाइटन एक उपग्रह याद रखना है, जो शनि, पर्टिकुलर शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि जो ग्रह है इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह आपने अभी पढ़ लिया, लेकिन अब पर्टिकुलर शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। बात क्लियर हो गई? शनि का यदि क्वेश्चन आ जाता है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो कौन है? टाइटन है। ठीक है। ये टाइटन की कुछ विशेषता है। जो ये टाइटन उपग्रह है ना, ये उपग्रह पूरा का पूरा जो ये जो बुध ग्रह है इतना बड़ा है और इसके समान है पूरा टाइटन उपग्रह। शनि का केवल एक उपग्रह बुध ग्रह के समान है। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि वह कौन सा उपग्रह है जो बुध ग्रह के समान है। तो आपको पता होना चाहिए कि शनि ग्रह का एक उपग्रह है भाई, नाम क्या है उसका? टाइटन, जो किसके समान है? बुध ग्रह के समान है। शनि का एक उपग्रह टाइटन किसके समान है? बुध ग्रह के समान है। अब देखो 62 उपग्रह हैं शनि के। एक दो उपग्रह मैं इसके और बता दे रहा हूं, 3-4 उपग्रह इसके आपको जो आप जिनको याद रख सकते हैं। देखो पहला लिख लो मीमांस। ये हिस्ट्री वाला मीमांसा नहीं है, केवल मीमांसा ही लिख लेते, लेकिन हिस्ट्री वाला मीमांसा नहीं है ये। ठीक है। मीमांसा के बाद टेथिस। देखो टेथिस सागर था। ठीक है। टेथिस सागर, वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ टेथिस नाम से क्या है? शनि का एक उपग्रह है। ठीक है। एक और लिख लो रिया। रिया लिख लो। हाइपेरियन भी है। ठीक है। रिया है, हाइपेरियन है। हाइपेरियन के बाद डियोन है। ठीक है। एपापेट्स है। तो ये शनि के क्या है? उपग्रह है। अच्छा, एक इसका और उपग्रह लिख लो फोबे। ये क्वेश्चन आ चुका है कि फोबे किसका उपग्रह है? किस ग्रह का उपग्रह? फोबे है। तो फोबे भी क्या है? शनि का उपग्रह है। कौन सा? मीमांस, टेथिस, रिया, फोबे, ये सब क्या है? शनि के और उपग्रह हैं। एक इंपॉर्टेंट कौन सा पढ़ा अपन ने? टाइटन। टाइटन उपग्रह क्या है कि ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब इस शनि के बाद अब आगे चलते हैं अरुण में। चलिए, अरुण को एक और नाम से जानते हैं, यूरेनस। क्या बोलते हैं इसको? यूरेनस के नाम से अरुण को अपन जानते हैं। ठीक है, यूरेनस। अब देखो अरुण के बारे में कुछ चीजें, 2-4 पॉइंट अरुण के बारे में देख लेते हैं। देखो इसकी खोज, इसकी कभी कभी खोज पूछ लेता है। विलियम हर्शेल का नाम याद रखना। क्या नाम है? विलियम हर्शेल जी का। विलियम हर्शेल जी ने इसकी खोज की थी। किसकी? यूरेनस की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल जी ने। अच्छा, इसका जो अक्षीय झुकाव है वो सबसे अधिक है। जितने भी यहाँ ग्रह आपने पढ़े हैं, इन सब ग्रहों से सबसे अधिक अक्षीय झुकाव किसका है? अरुण ग्रह का है, यानी कि यूरेनस का है सबसे ज्यादा अक्षीय झुकाव। अक्षीय झुकाव तो ये अक्ष है, इस तरीके से अक्षीय झुकाव है। अब ये बताओ, जब ये यहाँ पर ग्रह है और इसका अक्षीय झुकाव ऐसे है पूरा, तो ये कैसा है? लेटा हुआ सा है ना। तो लेटा हुआ सा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन आता है, तो ये अरुण ही है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव क्या है? सबसे ज्यादा है। तो ये इस तरीके से अक्षीय झुकाव होगा, तो ये कैसे दिखता है? यहां से देखने पर लेटा हुआ ग्रह दिखता है। अच्छा, एक मैंने पहले बताया था सुआ शब्द। एक शब्द मैंने बोला था आपको, सुआ। शुक्र और आ से अरुण। अरुण क्या है? सुआ मैंने क्यों बोला था? पूर्व से पश्चिम। सब पूरे ग्रह कैसे? पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हैं। और ये अरुण भाई साहब, ये जो यूरेनस है, ये कैसे? पूर्व से पश्चिम। और शुक्र भाई साहब कहाँ गए? ये हैं। ये भी कैसे हैं? पूर्व से पश्चिम। अच्छा, जब ये उल्टी परिक्रमा करते हैं तो इनका सूर्योदय और सूर्यास्त भी यदि पूछ लिया जाए, जनरली मैं पहले बता चुका हूं कि सूर्योदय सूर्यास्त कुछ ऐसा सूर्य अस्त नहीं होता। क्यों बताया है? वो दूसरे सेंस पे मैंने बताया है आपको। जब अपनी पृथ्वी घूम जाती है, अपने बेस इंडिया के बेस पे देखें तो बिल्कुल जरूर ये कहेंगे कि सूर्य अस्त होता है, सूर्योदय होता है। बट यदि ज्योग्राफी की भाषा में उस तरीके से बोलेंगे, अंतरिक्ष की भाषा में अपन बात करेंगे, तो बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि सूर्य अस्त होता है, सूर्योदय होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में देखेंगे तो सूर्य परमानेंट दिखाई देगा। ठीक है। तो मतलब क्या है कि इसमें जब सूर्योदय सूर्यास्त पृथ्वी में क्या है? सूर्योदय पूर्व में, सूर्यास्त पश्चिम में, जो पश्चिम से पूर्व चलते हैं। तो इनमें जस्ट अपोजिट होगा कि सूर्योदय कहाँ होगा इनका? पश्चिम में होगा, और सूर्यास्त कहाँ होगा इनका? पूर्व में होगा, अरुण की जगह। यही हो जाएगा बात। ठीक है। अब अगला पॉइंट इसका देखो, ये सूर्य से बहुत दूर है, काफी दूर है ना। तो ये सबसे अधिक ठंडा ग्रह कैसा है?
यहाँ का वायुमंडल कैसा है, बिल्कुल ठंडा है। ये पूरा बहुत दूर है तो कैसा है वायुमंडल है, ठंडा है, काफी दूर होने के कारण। ठीक है, अच्छा मैंने अभी चर्चा की थी शनि की, तो अब शनि से इसकी जो संगत का असर है, शनि में तो वलय है 7, तो कुछ संगत का असर होगा, तो इसमें भी वलय है। इसमें कितने वलय हैं, इसमें 4 वलय हैं, वैसे इसमें भी वलय पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े, इसके भी राउंड कर रहे हैं। इसमें कितने, 4 या 5 लगभग संख्या है, 4 है या 5 है समथिंग, 5 वलय है। कितने वलय हैं, 5 वलय। कौन कौन से हैं, 5 वलय देख लेते हैं। देखो इसके जो 5 वलय हैं, 5 वलयों में है ये अल्फा से चालू करते हैं। पहला है अल्फा, अल्फा का साइन कुछ ऐसे ही रहता है। ठीक है, अल्फा आप लिख सकते हो अल्फा। बीटा, बीटा का साइन कैसे रहता है, ऐसा रहता है, अल्फा बीटा। फिर गामा, गामा का साइन वाई टाइप का रहता है, इस तरीके से रहता है, गामा हो गया। गामा के बाद डेल्टा, डेल्टा का साइन ऐसे रहता है, ये डेल्टा हो गया। और एक और है इप्सिलॉन, इप्सिलॉन। तो कौन से वलय, 5 वलय हो गए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और इप्सिलॉन। अरुण में भी 5 वलय हैं। क्यों हैं जानते हो आप, एक एग्जाम्पल में याद रख लो कि शनि, शनि में 7 वलय है, तो इसकी संगत का असर है अरुण के पास, तो इसमें क्या हो गए, 5 वलय हो गए। छोटा है, संगत का असर जल्दी हो गया। ये बड़ा है बृहस्पति, इसमें असर नहीं हुआ उतना ज्यादा। ठीक है, तो बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह हैं, शनि में आओ तो वलय है, और अरुण में आओ तो भी वलय है, 5 वलय इसमें है। यहाँ तक बात हो गई। उपग्रह कितने इसके, 27 उपग्रह। कितने उपग्रह हैं, 27, यानी कि 27 उपग्रह किसमें हैं, यूरेनस यानी कि अरुण में 27 उपग्रह हैं। सूर्योदय सूर्यास्त बता ही दिया। अब चलिए एक और, लास्ट में अपना बचता है वरुण, जिसको क्या बोलते हैं, नेपच्यून। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेपच्यून बोलते हैं या वरुण बोलते हैं। इसके कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट, देखो सबसे पहले वरुण का कुछ नहीं याद रखना, केवल इसकी खोज याद रखना है। विलियम हर्शेल इनके हैं, जोहान गाले जी जोहान गाले, जोहान गाले जी की खोजकर्ता किसके हैं, वरुण ग्रह की खोजकर्ता जोहान गाले हैं। अच्छा, वरुण ग्रह दिखता कैसा है, पीले कलर का दिखता है। ये भी कैसा दिखता है, पीले कलर का दिखता है, वरुण ग्रह दिखता है पीले कलर का। ठीक है, इसमें उपग्रह कितने हैं, 13 उपग्रह, 13 उपग्रह किसमें हैं, वरुण ग्रह में 13 उपग्रह हैं। अच्छा, इसके बाद इसके 2 उपग्रह हैं, याद करना हो तो याद कर लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। ट्रिटॉन व मैरिड, सुन जरूर लो इनको, ट्रिटॉन और मैरिड। इस तरीके से पूरे उपग्रह जितने ग्रह थे मैंने आपको एक एक सीक्वेंस वाइज से लिखवाया भी, समझाया भी। ठीक है, और याद करवाने की कोशिश भी की। अब देखो क्या है कि इस वीडियो को अभी आप 1 घंटे के बाद दोबारा से एक बार प्लेबैक स्पीड बढ़ा करके और जल्दी से एक बार और देख लीजिए। आपको ये पूरे ग्रह उपग्रह पूरे याद होंगे। देखो इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आए, 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको देख लेंगे। अच्छा, एक ग्रह आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि सब तो हो गए, अरुण हो गया, वरुण हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, सब हो गया। एक अपन बचपन में पढ़ते चले आए हैं, प्लूटो का नाम, वो कहाँ गया, प्लूटो का क्या हो गया। प्लूटो कर रहा था बदमाशी बहुत ज्यादा। इस वरुण की बात लिख लेता हूं, तो यहां लिख देता हूं प्लूटो, इसकी कहानी बस सुन लो। ये प्लूटो भाई साहब क्या कर रहे थे कि ये बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे थे यहाँ। इनको कहा, पहले समझाया गया कि भैया जो ग्रह है उसके एक शर्त है और नियम है। शुरुआत में मैंने आपको बताया, जैसे ही चालू किया था मैंने, ये नियमों को फॉलो ही नहीं कर रहे थे कि हम नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि जो बॉस है वो बहुत दूर बैठा है, देख तो रहा नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत दूर बैठे थे, ये नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे। ये क्या करते थे कि ये ऐसे जो इनका कच्छी गति थी, चक्कर तो लगाते थे, लेकिन यहां पर अपना वरुण ग्रह था। ठीक है, कौन सा ग्रह था, वरुण ग्रह, यानी कि नेपच्यून थे। तो यहां से ये राउंड करते हुए ये नेपच्यून की कक्षा से जल्दी घूमने की कोशिश कर रहे थे बार बार। ये इनकी प्रोसेस चल रही थी, ये प्रोसेस चल रही थी। तो किया क्या कि एक संगठन है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन करके एक संगठन है IAU। इस संगठन की एक बैठक बुलाई कि ये परेशान कर रहे हैं प्लूटो जी, इनका कुछ करो। ये संगठन में लगभग 75 देशों के 2500 वैज्ञानिक बैठे, इतने इंपॉर्टेंट थे। 2500 वैज्ञानिक बैठ करके और एक डिसीजन लिए कि देखो भैया ग्रह के नियम क्या क्या होने चाहिए, नियम क्लियर किए। फिर देखा प्लूटो भाई सब कर क्या रहे हैं, क्या नहीं ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक काम करो, अभी ये बच्चे हैं, इनको क्या घोषित कर दिया कि ये अभी बच्चे हैं, इनको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दो, कि जब ये बड़े हो जाएंगे, जब ये इसके नियम फॉलो करने लगेंगे, तब इनको ग्रह की श्रेणी पर रखेंगे। तो उस जो ये मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में, ये लगभग 2006 में हुई थी मीटिंग, उस मीटिंग में इनको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। किनको,
जो प्लूटो जी हैं उनको बाहर कर दिया ग्रह की श्रेणी से। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और क्या है कि अब यहाँ तक तो ठीक है, अब आपके दिमाग में कहीं क्या है, इसके बाद क्या है, जैसे आपके दिमाग में आ रहा है ना इसके बाद क्या है, वैसे ही जो नासा में वैज्ञानिक बैठे हैं, जो अपने इसरो में वैज्ञानिक बैठे हैं, उनके भी दिमाग में आ रहा है कि इसके बाद क्या है। तो नासा ने क्या किया कि एक उपग्रह भेजा, कृत्रिम उपग्रह, और यहां तक उसको भेजा प्लूटो तक कि भाई देख के आओ इसके आगे क्या है। खोज की, उसे जो मिशन था उसका नाम था न्यू होराइजन्स, उस मिशन का नाम था जो प्लूटो तक गया था, वो मिशन भेजा था, उसका नाम था न्यू होराइजन्स। न्यू होराइजन्स करके एक मिशन था जो भेजा, कहाँ, प्लूटो भेजा कि तुम देख के आओ प्लूटो के बाद भी कोई ग्रह रहे हैं, कुछ है कि नहीं है। उन्होंने देखा है आगे, उन्होंने कहा कि इसके बाद वैसे ही तो कुछ नहीं दिख रहा है, अभी तो पूरा स्पेस है। तो उसने जब गया ग्रह, वहां के चित्र भी भेजे, ठीक है, तो वहां के इस पूरे बाहरी क्षेत्र को कूपर बेल्ट एक नाम दे दिया कि वहां का क्षेत्र अभी उतनी जानकारी नहीं हो पा रही क्योंकि बहुत दूर हो जाता है पृथ्वी से, तो कूपर बेल्ट क्षेत्र नाम से उसको अभी जानते हैं, अभी उसकी रिसर्च चल रही है। ठीक है, तो देखो लगभग आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अगला अपना क्या है, उपग्रह। उपग्रह में कृत्रिम उपग्रह देखेंगे, साइंस एंड टेक का जो कुछ टॉपिक है, कृत्रिम उपग्रह कैसे भेजे जाते हैं, भूस्थैतिक उपग्रह क्या होते हैं, सैटेलाइट कहाँ हैं, क्या कैसे हैं, यही मैं आपको उस सब चीज़ों की जानकारी दे दूंगा ज्योग्राफी में ही। तो अगला वीडियो आपका सैटेलाइट से संबंधित होगा, उपग्रहों से संबंधित होगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक रहेगा। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, देखिए, ठीक है।